आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करिए। कोई भी वीडियो आप देखें तो उसको लाइक आप जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और आज का टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके पहले के सारे वीडियो में हमने प्रेजेंट पढ़ा, प्रेजेंट का चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पास्ट पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम लोग पहला आज पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसको इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए हमने आपको रूल बताया था कि सबसे पहले हम आप टेंस पहचानते हैं। क्या पहचानेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होती है? फाइनाइट वर्ब से। और फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा हो और चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा। तो मान लेते हैं कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में गा गे किया गया, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह खेलेगा, गा गया फ्यूचर इंडेफिनिट। वे पढ़ेंगे, गया गया फ्यूचर इंडेफिनिट। वह साइकिल चलाएगी, गी आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो ऐसे ये तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये हो गया इसका पहचान। हर टेंस का सहायक क्रिया अलग अलग होता है। हर टेंस का सहायक क्रिया अलग अलग होता है। फ्यूचर टेंस का सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपका होगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका होगा विल और शैल। कौन होगा? विल और शैल। एक होगा शैल और एक होगा विल। फ्यूचर इंडेफिनिट का सहायक क्रिया। अब बात यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सहायक क्रिया शैल होगा और विल होगा, तो कब शैल का प्रयोग करते हैं और कब विल का प्रयोग करते हैं? तो शैल का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में आई और वी का प्रयोग होगा। किसका? आई और वी का। तब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आई और वी को छोड़ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, दे या कोई भी, राम, श्याम, रीता, गीता, सीता, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो विल का प्रयोग हम लोग करेंगे ही, सी, इट, यू, दे, सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगता है। कहीं फर्स्ट फॉर्म लगता है, कहीं सेकंड लगता है, कहीं थर्ड लगता है, कहीं आईएनजी लगता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? फर्स्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान गागेगी। क्या होगा? गागेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। शैल का प्रयोग आई वी के साथ, विल का प्रयोग आई वी को छोड़ करके बाकी सबके साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट। कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट। अब हम अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए हम पहले सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर होता है। हर टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, इसमें से कोई एक लिखेंगे, कोई एक। अगर यहाँ आई और वी है तो शैल लिखेंगे, आई वी को छोड़ के कोई दूसरा है तो फिर विल लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब लिखा जाता है। कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म होता है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। कौन सा फॉर्म प्रयोग होगा? फर्स्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमको बनाना हो कि वह अपने स्कूल जाएगी, वह अपने स्कूल जाएगी। मान लेते इसका हमको इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान किससे होगा? फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहाँ रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है? गी। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे गी आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें? वह। क्यों ये वह है? क्योंकि यहाँ जाने का जो एक्शन है यही कर रही है, इसीलिए यही सब्जेक्ट हो गया। अब वह की इंग्लिश एक ही होती है और एक सी होती है। अब ये क्या है? फीमेल है, फेमिनिन
फेमिनिन है, तो फेमिनिन के लिए वह की अंग्रेजी सी लिखते हैं, मैस्कुलिन के लिए वह की अंग्रेजी ही लिखते हैं। तो ये लड़की है, फेमिनिन है, तो यहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में सी लिखेंगे। अब सी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। अगर यहाँ आई और वी होता तो शैल लगाते। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट जाना, जाना की इंग्लिश गो। फिर ऑब्जेक्ट अपने स्कूल, अपने स्कूल, अपने की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट रहता है उसी का पजेसिव। सब्जेक्ट सी है तो सी का पजेसिव क्या होगा, हर। तो ये हो गया हर और स्कूल। ठीक, कहीं गो के बाद, गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करना चाहिए। कहीं जाया जाता है तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। हो गया आपका, ये हो गया। ठीक, दूसरा एक और एग्जांपल देखिए। दूसरा जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जाऊंगा, मान लेते हैं इसका अनुवाद करना, मैं स्कूल जाऊंगा। सेम उसी तरीके से पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से होगी। फाइनाइट वर्ब कहाँ आएगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या आया है, गा। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें, मैं की इंग्लिश क्या होगा, आई। आई के साथ क्या लगता है, शैल। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट वन। वर्ब कौन है, गो। इसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट स्कूल। आई गो टू, गो के बाद टू लगाते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक, अब आ जाइए, हम रूल क्या पढ़ते हैं कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ये पलट जाता है, कभी कभी उल्टा भी होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ शैल लगा देते हैं। अब ये कब होता है, मान लेते हैं कोई फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो और उसमें प्रेशर क्रिएट किया गया हो। क्या किया गया हो, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। प्रेशर का मतलब हो गया दबाव। प्रेशर का मतलब दबाव। जब कोई अपनी बात दबाव दे करके कहा गया हो तो इसका मतलब उसमें प्रेशर है। ठीक है, अब प्रेशर कैसे पहचानेंगे कि प्रेशर है, सेंटेंस में अवश्य शब्द आएगा। क्या आएगा, अवश्य शब्द आएगा या जरूर शब्द आएगा। अवश्य या जरूर आएगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है उसमें अवश्य या जरूर दिया गया है तो इसका मतलब सेंटेंस में प्रेशर है, इंफेसिस किया गया है। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है उसमें इंफेसिस किया गया हो तो रूल पलट जाता है। पलट जाता है का मतलब कि आई और वी के साथ विल हो जाएगा, अब बाकी सबके साथ शैल हो जाएगा। प्रेशर रहेगा तब, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमको मान लीजिए ट्रांसलेशन बनाना हो कि मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। मान लेते इसका अनुवाद करना। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब कहाँ है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, गा। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे आएगा, कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन इस रूल से होना चाहिए। सब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं इंग्लिश क्या हुआ, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। आई के साथ शैल लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए ये अवश्य शब्द दिया है। तो अवश्य से ये पता चला कि इस सेंटेंस में प्रेशर क्रिएट किया गया। अपनी बात को प्रेशर के साथ, दबाव के साथ कहा गया। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा, नॉर्मल तरीका है, जाऊंगा, जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, लेकिन मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा तो मतलब केवल जाऊंगा ही, नहीं जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रेशर दिया गया। तो जब प्रेशर दिया जाता है तो हम लोग उल्टा करेंगे, आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन जब प्रेशर रहेगा तो आई और वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। हो गया, तो देखिए ये हो गया, फिर हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट, जाना की अंग्रेजी गो, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, टू स्कूल। क्या, अवश्य। अवश्य की इंग्लिश अलग से कुछ नहीं जोड़ना है। जब हम इसको पलट देंगे, आई के साथ विल कर देंगे तो अवश्य की इंग्लिश इसी में आ जाएगी। इसमें अलग से हमको अवश्य के लिए कोई शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे आ जाइए, निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। मान लेते हैं कोई सेंटेंस हमारा निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। तो हमको कैसे पता चलेगा सेंटेंस को देख करके कि ये निगेटिव है। अगर सेंटेंस में नहीं वर्ड आया, क्या आया है, नहीं, तो
इसका मतलब सेंटेंस निगेटिव है। अब नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। अब याद रखिए कि नहीं की इंग्लिश नॉट होती है, लेकिन नॉट का प्रयोग हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। कोई भी टेंस रहेगा, नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। विल और शैल। तो हम लोग नॉट कहां लगाएंगे? विल शैल के बाद। मतलब अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो विल शैल के बाद हम लोग यहीं पे नॉट लगा देंगे, अगर निगेटिव रहेगा तो। और कुछ नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हर टेंस में ये रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल और शैल। विल और शैल। अगर कोई दूसरा टेंस रहता तो विल शैल हटा के उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते। अब इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। कोई भी टेंस हो, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। तो देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर नॉट जोड़ दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसको हमको ट्रांसलेट करना है, वह अपने पिता को पत्र नहीं लिखेगी। तो पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान किससे होगा? फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है? गी। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे गी आएगा, कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव है। कैसे मालूम निगेटिव है? क्योंकि नहीं आया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। ठीक। अब ट्रांसलेट करिए। तो ट्रांसलेट करेंगे तो निगेटिव का यही रूल है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें? वह। अब कोई पूछे क्यों वह है? क्योंकि इसमें लिखने का एक्शन यही कर रहा है। ठीक है। तो जो एक्शन करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो वह की इंग्लिश जी है, इसलिए सी होगा, क्योंकि ये फेमिनिन है। अगर यही मैस्कुलिन रहता तो ही हो जाता। ठीक। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, तो सी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। नहीं की इंग्लिश नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन? इसमें लिखना। लिखना की अंग्रेजी राइट। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है पत्र, एक है पिता को। तो पत्र लिखिए ए लेटर। अब पिता को, तो को की इंग्लिश पहले लिखते हैं। टू माने को, अब पिता। सी विल नॉट राइट ए लेटर टू फादर। सॉरी, अपने पिता लिखा है, तो अपने की अंग्रेजी हर। जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पॉजेसिव, सी का पॉजेसिव हर, ये अपना की अंग्रेजी हो गई, और पिता की इंग्लिश हो गया फादर। अगर यही सब्जेक्ट आपका ही रहता तो यहां हम लोग अपना की अंग्रेजी हिज लिखते। ठीक। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। मान लेते हैं सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि उसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है और कहां पे लिखा है। सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम ये देखते हैं कि उसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है और कहां पे लिखा हुआ है। अब लेकिन एक बात ये भी है कि ये रूल किसके लिए है? ये रूल सिर्फ क्या के लिए? जो मैं बता रहा हूं कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो देखते हैं कि उसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है और कहां पे लिखा है। तो ये रूल सिर्फ क्या के लिए है और किसी भी क्वेश्चन वर्ड के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव होता है, ऐसा प्रश्नवाचक होता है जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है। तो इसीलिए देखना पड़ता है कि कब उसको लिखना है, कब उसको नहीं लिखना है। लेकिन क्या को छोड़ के कोई दूसरा इंट्रोगेटिव है तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखना है। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या दिया है। ठीक। लेकिन ये जो क्या है ये सेंटेंस के शुरू में है। कहां पर है? शुरू में। शुरू में मतलब स्टार्ट में है। ठीक है। मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या लिखा और ये क्या सेंटेंस के शुरू में दिया है। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। लेकिन व्हाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तब। अब बात यह है कि ये किस टेंस में रूल है? तो दुनिया का कोई भी टेंस हो, ठीक है, सारे टेंस में यही रूल है।
तो दुनिया का कोई भी टेंस हो, हर टेंस में आपका यही रूल है, ठीक है, कि क्या जब शुरू में आएगा तो उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। तो करते क्या है, जो टेंस रहेगा उसकी एक सहायक क्रिया को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या है, विल और शैल। तो इसकी इस सहायक क्रिया को उठा के सब्जेक्ट के हम लोग पहले लिखेंगे, और कुछ नहीं करना है। मतलब सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद आता है। सहायक क्रिया कहां लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो यही सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। तो बोलिए हमारे साथ, बोलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया माने हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल यहां। इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बाकी सब अपने ही जगह पे रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए देखिए अब एग्जांपल इसका देखिए, क्या वे कल हॉकी खेलेंगे, क्या वे कल हॉकी खेलेंगे। मान लेते इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, गे। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे गी आएगा, कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब सेंटेंस देखिए कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द लिखा और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा, इसलिए इंट्रोगेटिव है। अब देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कहां पर है, सेंटेंस के बीच में है कि सेंटेंस के स्टार्ट में। तो इसमें इंट्रोगेटिव कौन है, क्या, ये कहां पे लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में। तो अगर क्या, अब क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। अब यहां व्हाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। देखिए क्या जब शुरू में आएगा तो व्हाट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन है, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल और शैल। तो विल शैल पहले लिखाएगा, लेकिन विल शैल किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन इसमें, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। अब दे के साथ आपका क्या लगता है, विल, क्या लगेगा, विल। तो देखिए आप, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट, वर्ब कौन है, खेलना। खेलना की अंग्रेजी क्या होगा, प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी। ठीक, इसके बाद क्या बचा, कल। कल की इंग्लिश टुमारो, TOMORROW। ठीक, कल की इंग्लिश एस्टरडे भी होती है, लेकिन वो पास्ट टेंस के लिए, किसके लिए है, पास्ट टेंस के लिए। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब दूसरा कंडीशन, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में ना करके बीच में चला गया, हिंदी सेंटेंस के बीच में चला गया। तो मान लेते हैं कि हिंदी सेंटेंस, कोई क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में है, तो हिंदी में बीच में रहता है, लेकिन इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं रहता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी के बीच में रहेगा, जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसको वहां से उठा करके वाक्य के शुरू में लिखते हैं। कहां लिखेंगे, वाक्य के शुरू में। अब वाक्य के शुरू में कहां लिखेंगे, सहायक क्रिया के पहले, सहायक क्रिया के पहले। ठीक है, बस हर टेंस में नियम है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो इंग्लिश बनाएंगे तो उसको वहां से उठा करके हिंदी वाक्य के शुरू में, हिंदी वाक्य के शुरू में कहां, हेल्पिंग वर्ब के पहले। ठीक, यही पर इसमें देखिए, ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड देना रहता तो हम लोग यहीं पे लिखते। ठीक, तो आ जाइए, हम पहले यही लिख देते हैं, इसी से बनाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक, जो बीच में आएगा। इसके बाद सेम यही, विल या शैल, विल या शैल, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। ठीक, इसके बाद क्या बचा, सब्जेक्ट, फिर क्या बचा, वर्ब का फर्स्ट, फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए, तुम क्या पढ़ोगे। मान लेते हैं इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तुम क्या पढ़ोगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, लास्ट में क्या लिखा है, गे।
कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गेगी आएगा, कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो ये इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द लिखा और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है। अब देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव है कहां, सेंटेंस के बीच में है कि सेंटेंस के स्टार्ट में? तो कहां पे लिखा है? बीच में। ठीक, तो अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में आया तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसको उठा करके वाक्य के शुरू में लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर व्हाट की इंग्लिश हम लोग लिखें क्योंकि ये बीच में आया है। अगर यही क्या शुरू में रहता तो नहीं लिखते, तो क्या की इंग्लिश होगी? यही क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? विल सेल। विल सेल किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें? तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। और यू के साथ देखिए क्या लगेगा? यू के साथ आपका विल। ठीक, तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट। पढ़ना की इंग्लिश क्या होगा? रीड। क्वेश्चन मार्क हो गया। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगर मान लेते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, ये तो केवल इंट्रोगेटिव है। अगर कोई सेंटेंस हो जो इंट्रोगेटिव हो साथ में निगेटिव भी हो, तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो उसमें भी सेम रूल कि क्वेश्चन वर्ड कहां पे लिखा है, स्टार्ट में लिखा है कि बीच में लिखा है। ठीक है, सारा रूल सेम रहेगा, बस नहीं कि इंग्लिश जो होगी वो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। कहां लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद। देखिए सेंटेंस केवल निगेटिव है तो नॉट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं, अगर केवल निगेटिव है तब। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट का यूज हम लोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसे अगर यही सेंटेंस रहता कि तुम क्या नहीं पढ़ोगे, तुम क्या नहीं पढ़ोगे, तो हम लोग बनाते व्हाट विल यू, अब यहीं पे नॉट जोड़ देते, नॉट। ये हो गया तुम्हारा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर अगले वीडियो मिलेंगे अगले टेंस के साथ।